हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 1 का प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग पढ़ा था। तो हमारा चैप्टर अभी उसकी पेंटिंग्स रहती हैं, तो मैं आज उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। सो ये भीमबेटका केव से हमें 2 पेंटिंग्स मिली थी। तो सबसे पहले इन पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ये पेंटिंग कहाँ से मिली थी, क्या मीडियम यूज हुआ था और इस पेंटिंग में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पेंटिंग का नाम, जैसे पेंटिंग का नाम यहाँ पर दिया गया है विजर्ड्स डांस, लाइक मैजिशियन डांस। ठीक है, इसमें कलर्स कौन से यूज हुए? मिनरल कलर्स, स्टोन जो हमें जमीन से प्राप्त होते हैं, उस तरीके के कलर्स इसमें यूज हुए थे। टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया था कि भीमबेटका केव्स की जो पेंटिंग्स है वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक की पेंटिंग्स मिली थी। तो यहाँ पर वही टाइम पीरियड आपको लिखना है इसके अंदर। लोकेशन मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि भीमबेटका केव्स कहाँ पर हैं। तो ये एमपी के भोपाल के पास 50 किलोमीटर दूर भीमबेटका केव्स हैं। कर्टेसी यानी नेशनल म्यूजियम में इस तरीके की कॉपी वर्क रखा गया है हमारी नॉलेज के लिए। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे आर्टिस्ट थे वो वहाँ पर गुफाओं में जाते थे और वहाँ का कुछ कॉपी वर्क करके लेकर आए थे, जिसको संग्रहित या सुरक्षित रखने के लिए या अपनी आगे आने वाली जनरेशन को समझाने के लिए उस तरीके का कॉपी वर्क रखा गया है। तो ये नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। अब इस पेंटिंग की थीम, यानी उस टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनका भी अपना एक सब्जेक्ट होता था, थीम होती थी, जिसको आज के मनुष्य ने उसको एक सब्जेक्ट माना, थीम माना कि किस तरीके की पेंटिंग और ये पेंटिंग क्यों बनाई गई होगी। उस समय मनुष्य कैसे अपनी बातों को समझाता था और कम्युनिकेट करता था। तो इस पेंटिंग की जो थीम है उसको देख के जो समझा जा सकता है, इस पेंटिंग की थीम को इस पेंटिंग को देखकर जो समझा जा सकता है वो ये है कि ये सेरिमोनियल डांस ऑफ द विजर्ड, यानी एक मैजिशियन का सेरिमोनियल डांस, यानी सेरेमनी फेस्टिवल एंजॉय करते हुए, यानी वो अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांट रहा है। तो उस तरीके का डांस इसमें दिखाया गया है कि केव मैन किस तरीके से एक सेलिब्रेशन करता था या फिर कुछ विधि विधान पूर्वक उन सब चीजों को करता था जिससे वो भगवान को खुश कर सके, टू प्लीज अ गॉड। यानी डांस वो इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान को खुश करना चाहता है, सुपरमेसी पावर भगवान को, नेचर को खुश करना चाहता है। तो अब जो डिस्क्रिप्शन जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑलवेज आप लोगों को सबसे पहले किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करने से पहले पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जैसा आपको उस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है आपको सेम अपनी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके उन बातों को वहां पर लिखना है। और कुछ आर्टिस्टिक लैंग्वेज, लाइक किस तरीके की रिदमिक लाइंस है, क्या फॉर्म दिया हुआ है, किस टाइप के कलर्स है, उन सब चीजों के बारे में आपको बताना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सके। तो मैं वहां पर पढ़ने से पहले आपको इस पेंटिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करवाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए एक स्टैंडिंग फिगर बनी हुई है जो डांसिंग पोज में है, उसने दोनों आर्म्स को बाहर की साइड खींचा हुआ है, यानी बाहें फैलाई हुई है उसने अपनी। यहाँ पर देखिए एक फिगर है स्टैंडिंग पोजीशन में और एक दूसरी फिगर और है वो स्टैंडिंग पोजीशन में और ये सिटिंग पोजीशन में है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए इसने मुखौटे का यूज किया हुआ है, हॉर्न इसके सिर पर है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स उस टाइम पर बनाई गई थी क्योंकि मनुष्य अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ ड्राइंग का ही सहारा लेता था। ड्राइंग के माध्यम से ही वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। और ब्लैक कलर्स का यूज हुआ है, बोल्ड लाइंस है, आप देख रहे हैं कहीं भी कलर्स की फीलिंग्स नहीं है। चलिए अब डिस्क्राइब करते हैं इसको कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले द पेंटिंग इज ऑन अ केव वॉल इन भीमबेटका ऑफ एमपी, ये आपको पता ही है। यहाँ पर बताया गया है कि ये अगर माना जाए तो सबसे पुराना उदाहरण होगा म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड यूज ऑफ मास का, यानी मनुष्य को उस वक्त भी नॉलेज थी कैसे अपनी बातों को या अपने जॉय को, अपनी इंजॉय कैसे करे, कैसे वो सेलिब्रेट कर सकता है लोगों के साथ। और उसको उस समय म्यूजिक की, डांस की, थिएटर की, यहाँ तक कि मुखौटे बनाने तक की भी नॉलेज हो चुकी थी। On one side here there is a figure standing in a joyful mood with arms outstretched, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि एक डांसिंग पोज में एक फिगर खड़ी हुई है, उसने आउटसाइड अपनी आर्म्स को कैसे स्ट्रेच किया हुआ, तो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो ये आप ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया था कुछ आर्टिस्टिक लाइंस भी आपको लिखनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं द फिगर्स आर सिंपल elongated, stick like and curved at places showing movement at high speeds, यानी ये सब चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं।
They are indulging in some dance ritual of prayer or a magical healing or pleasing a powerful jungle god. यानी जंगल गॉड यानी जंगल के जो भगवान जिनको वो मानते थे उनको खुश करने के लिए किस तरीके से जादू भरी हीलिंग की जाती थी, यानी जादू किए जाते थे भगवान को खुश करने के लिए। तो ये रिचुअल्स था, वहाँ की परंपराएं थी, कैसे विधि विधान से उस चीज की प्रेयर, वो भगवान की प्रेयर करते थे। ओवरऑल अगर हम इस पेंटिंग को देखें तो हम कह सकते हैं कि आज भी हमें आदिवासी लोगों का डांस देखने को मिल सकता है। अगर हम आदिवासी ट्राइबल एरियाज में हम जाते हैं तो वहां पर हमें ट्राइबल पीपल डांस करते हुए देखेंगे तो हमें उस टाइम का कल्चर पता चलता है कि उस टाइम से लेकर आज तक मनुष्य उसी तरीके की परंपराओं को अपनाता आ रहा है और इसी तरीके से नेचर और प्रभु को, भगवान को खुश करता आ रहा है। So, from times immemorial, man has been involved in pleasing God and nature by ritualistic dance and music. So, आपको समझ में आ गया होगा कि पुराने समय में भी मनुष्य किस प्रकार से भगवान को और प्रकृति को किस प्रकार से अपना डांस और म्यूजिक के द्वारा खुश करता था। सेम नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये हमारा सेकंड पेंटिंग है, ए रॉरिंग एनिमल। पेंटिंग का नाम क्या है? ए रॉरिंग एनिमल। तो सेम है जैसे आपने पहली पेंटिंग में डिस्क्राइब किया था, क्या लोकेशन थी, क्या टाइम पीरियड था, क्या मीडियम इसमें यूज हुआ था, ये सब इंफॉर्मेशन आप इस पेंटिंग में भी सेम एज वैसे ही देंगे। कोई भी पेंटिंग आपको डिस्क्राइब करने के लिए आती है, जब भी आप किसी भी पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। पेंटिंग को ऑब्जर्व कर लिखने से पहले उसका डिटेलिंग या डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया, ऑब्जर्व करिए पेंटिंग को ध्यान से। यहाँ पर देखिए काफी सारे एनिमल्स हैं, ये जैसे डियर हो गया, काउ, बुल, इस टाइप की। ये देखिए ये भी एनिमल है, यहाँ पे हम्प है, हॉर्न है, पिकॉक है, ये देखिए यहाँ पर बर्ड है। तो आपको पता चल रहा होगा कुछ ह्यूमन बींग्स है। ये देखिए सेंटर में एक ह्यूमन बींग खड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सा वेपन इसके हाथ में है। तो इस तरीके से इस पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर देखिए कोई भी कलर फिल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एक काऊ की, बुल की पिक्चर है और इसमें देखिए कि इसमें ही एक छोटा एनिमल और बनाया गया है, लाइक जैसे इसके पेट में एक बेबी को दिखाया गया है, जैसे अनबॉर्न बेबी जिसको हम बोलेंगे। तो इसको जो सोचो कि किस तरीके की मनुष्य की सोच होगी कि उस समय उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा बाहर से, लेकिन उसने अंदाजा लगाया और उसने बताया दूसरे लोगों को कि ये प्रेग्नेंट काओ या बुल जो भी है वो एनिमल है। तो चलते हैं अब आगे। थीम क्या है? हंटिंग सीन है, डिपिक्टिंग सुपरमेसी ऑफ ह्यूमन ऑन अदर एनिमल्स इन द प्री हिस्टोरिक एरा। यानी उस टाइम पीरियड में मनुष्य की सुपरमेसी, मनुष्य की सुपर पावर ऑन द अदर एनिमल्स में वो सब दिखाया गया, मनुष्य को सुपीरियर दिखाया गया है यहाँ। और यहाँ पर एक पिकॉक है और ये बर्ड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस पेंटिंग को डिस्क्राइब बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे आप इस यहाँ पर ये पेंटिंग को देख रहे हैं। सेम पेंटिंग कहाँ से ली गई है? भीमबेटका केव से ली गई है। और in this painting some animals are drawn surrounding a man holding a long weapon, बता चुकी हूँ, like object. One animal is roaring towards a man standing in the center of the composition. एक आदमी है जो सेंटर में बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसके हाथ में लॉन्ग वेपन है। On one side a peacock like bird can also be seen along with other animals like bull, deer and cow etc. So ये सब एनिमल्स आपको इस पिक्चर में देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो आर्टिस्टिक लाइंस जो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखिए, देयर इज सिंपल स्टाइलाइजेशन इन फॉर्म्स विच आर रिड्यूस टू सिंपल रेक्टेंगल एंड लाइंस, के रेक्टेंगल्स एंड लाइंस को ना बनाकर डायरेक्ट उनको सिंप्लीफाइड किया गया है, स्टाइलाइजेशन दिया गया। बेसिक फीचर्स लाइक ए हम्प और हॉर्न आर एडेड टू दीज फॉर्म्स विच आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड। यानी हॉर्न्स की, हॉर्न और हम्प की पिक्चर यानी उनको भी बनाया गया है ताकि वो आपको समझा सके। बोल्ड ब्लैक लाइंस आर ड्रॉन विदाउट एनी फिलिंग ऑफ कलर्स इन देम, दीज सिंपल लाइंस एंड फॉर्म्स इफेक्टिवली। यानी इन सब चीजों को दिखाया गया। ये सब चीजें क्या बताती है? एक आर्टिस्ट की नॉलेज के बारे में बताती है कि किस तरीके से आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स में ब्रश का, कलर्स का, फ्लो ऑफ ड्राइंग्स का किस तरीके से यूज करता था। इसमें जो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो एनिमल को एक प्रेग्नेंट एनिमल दिखाया गया उसको एक्सरे इमेजरी बोला गया और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। ऐसी कौन सी पेंटिंग है भीमबेटका की जिसमें एक्सरे इमेजरी आर्ट की गई है? तो वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक रॉरिंग एनिमल नाम की एक पेंटिंग है, जिस पेंटिंग का नाम है रॉरिंग एनिमल है, जिसमें एक प्रेग्नेंट
एनिमल को दर्शाया गया है और उसके अंदर एक छोटा बेबी बनाया गया है, लाइक एक्सरे इमेजरी, क्योंकि उस समय मनुष्य फोटो नहीं खींच सकता था, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, तो एक्सरे इमेजरी है, इसलिए इसका नाम। मिनिएचर का मतलब आप सभी को पता होगा, मिनिएचर का मतलब है छोटा, छोटे रूप में, बहुत छोटे तरीके से बनाया गया। दिस शोज देयर डेवलपमेंट एज इंटेलिजेंट बीइंग हु कुड कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल लाइन्स ड्राइंग। ये बात मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वो अपनी बात को समझाने के लिए ड्राइंग का सहारा लेता था, ड्राइंग के माध्यम से ही वो अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। अगर हम देखें कि इस पिक्चर में जिस तरीके से एनिमल्स को बार बार रिपीट किया गया है, तो ये एक कंपोजिशन को रिदम दे रही है, रिदम प्रदान कर रही है, मूवमेंट इन द कंपोजिशन। ये देखिए, ये एक दूसरी पेंटिंग है, ये भी भीमबेटका केव्स में ही है, और इस पेंटिंग का नाम भी रॉरिंग एनिमल है। आपकी बुक में शायद में भी फुल मार्क्स की जो बुक है आपकी, उसमें ये वाली पेंटिंग बनी हुई होगी। अब इस पेंटिंग में आप देखिएगा कि एनिमल को बिग साइज में दिखाया गया और ह्यूमन बींग्स को छोटे साइज में दिखाया गया, और साथ साथ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस एनिमल को रेड कलर पेंट किया गया है, बिकॉज डेंजर, जो हम रेड कलर को डेंजर का मानते हैं प्रतीक, तो खतरे का प्रतीक मानते हैं, तो वही कलर इसमें यूज किया गया है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन करना है तो कैसे, देखिए, मनुष्य छोटा बनाया गया है और एनिमल की फिगर बड़ी बनाई गई है, और ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इस तरीके से ब्लड गिरता हुआ दिखाया गया है। यहाँ कुछ ह्यूमन बींग्स और खड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी रक्षा में इसको। ये आदमी जमीन पे पड़ा हुआ है, जैसे सरेंडर्ड इसने कर दिया हो, तो इस तरीके की पिक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सिमिलर टाइटल, सिमिलर इसका सब्जेक्ट है। हियर इज ए वाइल्ड बाइसन बोर इज शोन रेजिंग एंड अटैकिंग अ मैन, यानी इस मनुष्य पर यह आक्रमण कर रहा है। ही हैज ओवर पावर्ड हिम एज ही हैज नाउ सरेंडर्ड एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब जानवर ने मनुष्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो मनुष्य ने अपने आप को किस प्रकार से सरेंडर्ड कर दिया एक जानवर के सामने, उस तरीके की पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी। It could be a hunting scene where the beast has acted in defense because there are other human beings also surrounding. यहाँ पर क्योंकि और दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी ड्रॉ किया गया है, तो लाइक ऐसा लग रहा है जैसे ये सब इसका शिकार करने आए हुए हों और इसने अपनी रक्षा करने के लिए इस मनुष्य पर आक्रमण बोल दिया हो। इसने किसने? लाइक एनिमल ने। अब इस पेंटिंग को अगर देखें तो कोई डिटेलिंग है नहीं, तो बहुत डिटेलिंग का बहुत कम यूज किया गया है, रेड कलर का यूज किया गया है। द लार्ज बीस्ट एंड स्मॉल ह्यूमंस डिपिक्ट्स द क्लियर डिफरेंस। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को छोटा और एनिमल को बड़ा बनाकर सीधा सीधा यही समझाया गया है कि मनुष्य के ऊपर उस समय जानवर हावी रहता था, यानी जानवर को और अधिक पावरफुल दिखाया गया है मनुष्य से ज्यादा। तो यही सब इन सब पेंटिंग्स में हमने, इन दोनों पेंटिंग्स में पढ़ा और समझा। तो आज हमारा प्री हिस्टोरिक 1 चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट आज हमारा खत्म हो जाता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर आर्ट ऑफ इंडस वैलीज को डिस्क्राइब करूंगी। एंड स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे द्वारा कराई गई स्टडी समझ आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके क्लास, थैंक यू।